Today we are going to take class about the savings bank in Hindi. Comrade Lipun Kumar Das from Cuttack, Odisha is going to take the class. आज हमारे साथ में लिपुन कुमार दास जी हैं, ओडिशा सर्कल से हैं। वो आज हमारे लिए एसबी का क्लास आपका लेंगे। और आप लिपुन कुमार साहब स्टार्ट कर सकते हैं। हाय ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अभी एसबी के बारे में, जो आपका नॉर्मली हमारे डे टू डे काम में आ रहा है, एसबी रिलेटेड। तो फर्स्ट हम जाते हैं पीओएसबी एक्ट एंड रूल्स के बारे में जानते हैं, उसका क्या प्रोविजंस है, क्या मेरिट है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे देख सकते हैं, द गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873 में हुआ है। उसका रिगार्डिंग गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स 2018 जीएसपी जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं, 2018 में हुआ। उसका स्टार्टिंग 12 दिसंबर 2019 में हुआ है। जो नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम है, और जो नेशनल सेविंग आपका मंथली इनकम स्कीम है, और आपका जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम हुआ है 2019 12 दिसंबर 2019 में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुआ है। किसान विकास पत्र स्कीम जो कि केवीबी हम बोलते हैं, वो भी हुआ है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो कि एसएसए शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, वो भी हुआ है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पीपीएफ जिसे हम बोलते हैं, वो भी 12 दिसंबर 2019 में हुआ है। नेक्स्ट, जनरल सेविंग्स प्रमोशन रूल्स जो जीएसपी 2018 में बोलते हैं, वो कब से इफेक्टिव हुआ है, वो ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि जीएसपी 2018 इफेक्टिव फ्रॉम व्हिच डेट। तो ये आपका आंसर होगा 5 अक्टूबर 2018, जो कि 2018 5 अक्टूबर में वो इफेक्टिव हुआ है। तो सेकंड पॉइंट में जैसे हम देख सकते हैं, एनआरआई कैन कंटिन्यू द अकाउंट बट द बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल ओनली ऑन नॉन रिपेटेशन बेसिस, बट ए नॉन सिटीजन कैन नॉट कंटिन्यू द अकाउंट। मतलब जो एनआरआई होते हैं उन्हें अकाउंट के सब बेनिफिट्स मिल सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ उन्हें नॉन रिपेटेशन बेसिस में, बट जो कि नॉन सिटीजन है वो अकाउंट कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में जो हम देखते हैं, द पैन कार्ड शुड बी सबमिटेड विद इन 6 मंथ्स। अगर आप कोई भी अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो आपका ये मैंडेटरी हो, जो कि आपका पैन कार्ड 6 महीने के अंदर आपको सबमिट करना है। जो भी आप अकाउंट ओपन करते हैं ना, एसबी अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो ओपन करते हैं, ये जीएसपी रूल में है, तो आपको पैन कार्ड आपको 6 मंथ्स के अंदर सबमिट करना होता है। तो अकाउंट खोलते टाइम आप फॉर्म 60 जो है, फॉर्म 60 दे सकते हैं। फॉर्म 60 देके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये देने से क्या होगा, आपको 6 मंथ्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। तो अप टू 6 मंथ्स आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड। नहीं तो अगर 6 महीने में अगर आपका पैन कार्ड नहीं दिए तो उसके बाद ये आपका अकाउंट सीज हो जाएगा और आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। सीज मतलब आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाएगा जब तक आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं। तो उसके बाद अगर आप पैन कार्ड दे देते हैं फिर से, तो फिर से वो ऑपरेट हो जाएगा उसी टाइम के लिए जब तक आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं, उस टाइम तक आपका अकाउंट सीज रहता है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, एन अकाउंट कैन बी ओपन आइदर एज ए सिंगल और जॉइंट अकाउंट। हमारा जो सेविंग अकाउंट हम ओपन करते हैं जाने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस में, अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो सिंगल अकाउंट में भी खोल सकते हैं और उसका जॉइंट अकाउंट में भी खोल सकते हैं। तो एन अकाउंट ओपन एज ए सिंगल कैन बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट और वाइस वर्सा। मतलब अगर हम सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो वो जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो वो सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इनकेस मतलब किसी भी तरीके से, मतलब सिंगल जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, जॉइंट सिंगल नहीं होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, नॉमिनेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट, चाहे आपका अकाउंट सिंगल में हो या फिर जॉइंट में हो। आपका नॉमिनेशन 100% मैंडेटरी है। किसी न किसी को आपको नॉमिनेट करना है किसी भी अकाउंट में। अगर आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे नॉमिनेशन जरूरी है, आपको नॉमिनेशन डालना मैंडेटरी है। जो भी अकाउंट आप खोलते हैं उसमें नॉमिनेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डिपोजिटर्स आर नॉमिनेट 1 और मोर पर्संस बट नॉट, मतलब अगर आप डिपोजिटर जो है ना, वो अगर किसी को और को नॉमिनेट करते हैं तो 1 को 2 को 3 को नॉमिनेट कर सकते हैं, पर 4 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब नॉट एक्सीडिंग 4 इंडिविजुअल पर्सन। आप 4 जन को नॉमिनेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकेंगे। तो क्विकनेस मतलब फॉर्म आप जब देखेंगे, अकाउंट जो एओएफ होता है हमारा पोस्ट ऑफिस में, मतलब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है ना, सपोज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके जाएंगे, पेज 2 की तरफ देखिएगा,
तो वहां पे विटनेस का एक घर है, विटनेस फॉर नॉमिनेशन जो है ना, वहां पे लिखा गया है सपोज इलिटरेट डिपोजिटर, मतलब जो भी डिपोजिटर आते हैं पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने के लिए, सपोज वहां पे उनका पढ़ा लिखा नहीं है, वो डिपोजिटर इलिटरेट है, तो उसके लिए अटेस्टेशन बाय 2 विटनेस इज मैंडेटरी, मतलब उन्हें 2 विटनेस की जरूरत होते हैं, मतलब जो कि आपको विटनेस देंगे, नीचे के आपका नाम सिग्नेचर देना होगा, जो भी 2 विटनेस देंगे तो उसके बाद आप अकाउंट खोल सकते हैं। उन्हें विटनेस देना पड़ता है नॉमिनेशन करने के लिए। अगर वो लिटरेट डिपोजिटर है, मतलब पढ़ा लिखा डिपोजिटर है, तो उनके लिए कोई भी विटनेस जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब विटनेस की जरूरत नहीं है। जो इलिटरेट है उन्हें 2 विटनेस की जरूरत है अपना, आप मतलब कोई भी अकाउंट के नॉमिनेशन करने के लिए। तो मैक्सिमम 4 नॉमिनेट हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हमारा आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपोजिटर, जो कि हम कैसे डिपोजिटर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो कि हम फिजिकली जो ऑफिशियली इसको वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं। ऑफिस में आप अगर कोई भी अकाउंट खोलना होगा, अगर कोई भी डिपोजिटर आपको मतलब डिपोजिटर की तरह हमें आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको लेके आना होगा। पहला जैसे आपका हो गया पासपोर्ट, पासपोर्ट को आपका जरूरत है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। सेकंड आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होता है वो भी आप लेने से आप वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसका वैलिडिटी होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड हो गया आपका वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका आइडेंटिटी कार्ड वोटर आई कार्ड होता है ना, वो जो इलेक्शन कमीशन इंडिया के थ्रू हमें जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट नंबर 4 जॉब कार्ड इशूड बाय महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो होता है वो जॉब कार्ड जो किसी को मतलब जो कि वर्कर जो है ना उन्हें जो जॉब कार्ड मिलता है, तो वो भी लाने से वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। तो उसे ड्यूली साइन बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय उसे ऑफिसर साइन करते हैं उसे जो जॉब कार्ड में, तो वो भी लाने से वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। लास्ट होता है क्या, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस, जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो हमारा सेंसस जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो भी अगर लेटर लाएंगे तो डिटेल नेम और एड्रेस लिख के अगर वो साइन करके इशू करके देते हैं, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट पे भी हम उसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया आपका शेड्यूल 1 फॉर्म्स का। तो जैसे जीएसपीआर मैंने बोला, जीएसपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, तो उसका फुल फॉर्म है जैसे जनरल सेविंग्स प्रमोशन रूल्स। तो पहले पे हुआ जीएसपीआर 1 पे हो गया आपका ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जीएसपीआर 2 पे हो गया हमारा पे इन स्लिप, जीएसपीआर 3 में हो गया आपका लोन और उसे विड्रॉल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जीएसपीआर 4 में हो गया आपका पासबुक, जीएसपीआर 5 में हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, जीएसपीआर 6 में हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट, जीएसपीआर 7 में हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर प्लेसिंग ऑफ अकाउंट। जो जीएसपीआर 4 आपका मतलब समझ में आएगा, जो पासबुक हम अकाउंट खोलते टाइम हमें जो पासबुक मिलता है उसे पासबुक बोलते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, मतलब सपोज कोई भी ऑफिस से हम दूसरे ऑफिस में हम अपने अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, मतलब किसी भी लोकेशन पे हम है वहां पे एक अकाउंट खोला है, तो दूसरे जगह पे हम अगर हम वो ट्रांसफर करते हैं तो वो है एप्लीकेशन पर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, मतलब कोई भी दूसरे जगह दूसरे ऑफिस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो एप्लीकेशन पर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट, जैसे कि आरडी होता है, मतलब आरडी या पीपीएफ या सीनियर सिटीजन, सपोज हम कुछ लॉक इन पीरियड, मतलब जैसे टर्म हमारा सपोज आरडी का 5 साल है, तो 5 साल के बाद फिर हम 5 साल एक्सटेंड किए। सपोज पीपीएफ अकाउंट हुआ, पीपीएफ उसके टर्म के बाद फिर हम उसे एक्सटेंड किए, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट, मतलब उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि हम एक्सटेंड करते हैं, तो वो उसका जीएसपीआर 6 बोलते हैं, मतलब 6 में है। जीएसपीआर 7 में हो गया एप्लीकेशन फॉर प्लेसिंग ऑफ अकाउंट, जैसे टीडी फाइबर हुआ, एनएससी हुआ, हम ये सब प्लेस करते हैं बैंक में। मतलब अगर आपका क्या मतलब एनएससी आपको उसे सपोज 5 साल के आप एनएससी करते हैं ना, एनएससी उसे आप 20 में, मतलब सपोज आपका इमरजेंसी हुआ कुछ, आप पैसा उसे प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं, प्रीमेच्योर क्लोज उसका नहीं होगा, तो सपोज आपका इमरजेंसी में कुछ अर्जेंट में आपको पैसे चाहिए, तो उसको क्या करते हैं हम, उसके हम प्लेस करते हैं, बैंक में प्लेस करते हैं, तो प्लेस रख के मॉर्गेज के थ्रू रख के हम कुछ पैसे ला सकते हैं, तो वो उसका एप्लीकेशन फॉर प्लेसिंग ऑफ अकाउंट जो है वो जीएसपीआर 7 में वो बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर प्लेसिंग ऑफ अकाउंट। जीएसपीआर 8 में हो गया क्या, एप्लीकेशन फॉर प्रीमेच्योर क्लोज ऑफ अकाउंट, जैसे मैं बोला कि सपोज कुछ टर्म के लिए, सपोज आरटी जैसे 5 साल का हुआ, पीपीएफ जैसा हमारा वैसे 15 साल के लिए हुआ, तो टीडी जैसे 5 ईयर तो 5 साल के हुआ, तो उसके पहले सपोज हम प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट जीएसपीआर 8 हुआ।
GSPR 9 जैसे हुआ एप्लीकेशन फॉर फाइनल विड्रॉल और क्लोजर एंड क्लोजर, मतलब टर्म कंप्लीट होने के बाद, जैसे सपोज हम TT 5 ईयर किए, 5 साल कंप्लीट हो गया, NSC किए 5 इयर्स के, 10 इयर्स में पहले था जैसे NSC 10 इयर्स, तो 10 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद फाइनल क्लोजर या फाइनल विड्रॉल किए GSPR 9, वो जो है एप्लीकेशन फॉर फाइनल विड्रॉल और क्लोजर। नेक्स्ट GSPR 10 हुआ फॉर्म फॉर मेकिंग नॉमिनेशन और चेंज और कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन, मतलब सपोज हम किसी नॉमिनेशन चेंज करते हैं या फिर कैंसिलेशन करते हैं या फिर कोई भी चेंज करते हैं नॉमिनेशन के लिए, तो GSPR 10 उसे बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब नॉमिनेशन चेंज हुआ या फिर किसी और को कैंसिलेशन, नॉमिनेशन चेंज करके किसी और दूसरे को नॉमिनी करते हैं, वो चेंज बोलते हैं। कैंसिलेशन मतलब किसी एक नॉमिनी को हम पूरा कैंसिल कर देंगे, पूरा और किसी को मतलब रखते हैं, ठीक है, तो उसे GSPR 10 में बोलेंगे। GSPR 11 जैसे हुआ क्लेम फॉर्म डिसीज्ड का, कोई भी अगर डिसीज करते हैं डिपोजिटर तो क्लेम फॉर्म को GSPR 11 हम बोलते हैं। नेक्स्ट GSPR 12 हुआ फॉर्म फॉर ऑथराइजेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, मतलब कोई भी ऑथराइजेशन देते हैं वो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो GSPR 13 एफिडेविट के थ्रू होता है, GSPR 14 लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, GSPR 15 बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी। ये सब आपका डेथ केस, मतलब डेथ केस जो डिसीज केस या क्लेम सैंक्शन में ये सब जरूरत होता है। एफिडेविट हुआ, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर हुआ, बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी हुआ, तो ये सब GSPR 13, 14, 15 जो है ना, ये सब उसी टाइम आपको जरूरत है। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्जेस देखते हैं, कितना चार्जेस आपको आता है, किस किस सर्विस में कितना हम चार्जेस हमें आता है। तो सीरियल नंबर 1 में जैसे हुआ आपका ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, तो उसमें 100 प्लस GST, शायद GST 18 रुपीज आता है उसमें, ठीक है। तो 100 रुपीज आपका फीस लेते हैं, GST 18, मतलब 118 टोटल आएगा। तो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट के लिए मतलब सपोज एक पोस्ट ऑफिस हम दूसरे पोस्ट ऑफिस को ट्रांसफर करते हैं अकाउंट, तो आपका चार्जेस 118 आएगा, मतलब 100 प्लस GST, ठीक है। तो प्लेसिंग ऑफ अकाउंट, जैसे मैं बोला आपको, सपोज कहाँ पे भी आप NSC खरीदे या TT खरीदे, वो आपको प्लेस करना चाहते हैं, तो प्लेस करने के लिए आपको सेम प्राइस 100 प्लस GST का आएगा। क्वेश्चन आपका आ सकता है, मतलब इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अकाउंट व्हाट इज द फीस कलेक्टेड फ्रॉम ए डिपोजिटर, तो आपको ऑप्शन में होगा 50 प्लस GST, 30 प्लस GST, 20 प्लस GST, 100 प्लस GST। आंसर क्या होगा? 100 प्लस GST, ठीक है। तो प्लेसिंग ऑफ अकाउंट में कितना चाहिए, अमाउंट कितना आप कलेक्ट करते हैं डिपोजिटर के लिए, वो भी 100 प्लस GST हुआ। नंबर 3 में आ गया आपका चार्जेस ऑन डिजोनर ऑफ चेक, तो उसका भी चार्जेस हम करते हैं, मतलब कोई भी चेक प्रोड्यूस करता है उसका डिजोनर हुआ तो उसका भी फीस लेते हैं हम 100 प्लस GST, ठीक है। तो इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक सपोज हम किसी और को इशू करते हैं, मतलब सपोज कोई अपना पासबुक खो दिया तो वो आए आपके पास डुप्लीकेट पासबुक लेने के लिए, तो उसका भी चार्जेस होता है 50 प्लस GST, आपका 50 चार्जेस होगा प्लस GST, ठीक है। तो 50 प्लस GST चार्जेस हुआ। बाकी आपको डुप्लीकेट फॉर्म जैसे GSPR मैंने देखा है, GSPR डुप्लीकेट फॉर्म हम लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट फॉर्म, तो वो सब प्रोवाइड किया आपको, तो आप डुप्लीकेट पासबुक इशू कर सकते हैं, तो उसका चार्जेस क्या हुआ 50 प्लस GST। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या है आपका कैंसिलेशन ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनेशन, तो कैंसिलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन, सपोज आप किसी और को कैंसिल करके किसी और को चेंज करते हैं तो उसका चार्जेस 50 प्लस GST, मतलब सपोज एग्जिस्टिंग नॉमिनेशन कोई है तो आपको उसको चेंज करके कोई नया और किसी और को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो उसका भी चार्जेस है 50 प्लस GST, ठीक है। नंबर 6 में हुआ आपका इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डिपॉजिट रिसिप्ट, ठीक है। तो सपोज किसी और को आपका डिपॉजिट अकाउंट में आपका स्टेटमेंट चाहिए कि या फिर डिपॉजिट रिसिप्ट चाहिए, उसका 20 प्लस GST ईच केस में, मतलब आप जितना भी स्टेटमेंट ले तो ईच केस में आपका 20 प्लस GST चार्ज होता है, ठीक है। नंबर 7 में आपका हुआ इशू ऑफ पासबुक इन ल्यू ऑफ लॉस्ट और म्यूटिलेटेड सर्टिफिकेट, मतलब आपका सर्टिफिकेट हो गया है या फिर आपका डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उस केस में सपोज आप उसे दोबारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फीस होगा 10 पर रजिस्ट्रेशन, मतलब जितना रजिस्ट्रेशन आपका है ना, मतलब सपोज आपका 5 रजिस्ट्रेशन है तो 50 रुपए पर रजिस्ट्रेशन, मतलब 50 रुपए आपको पुल आएगा 50 रुपए, सपोज पर रजिस्ट्रेशन 10 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन आपका 10 रुपीज आएगा। 5 रजिस्ट्रेशन है तो 10 इंटू 550, 10 रजिस्ट्रेशन है तो 10 इंटू 10 100, तो उसी हिसाब से आपका अमाउंट कलेक्ट किया जाता है पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। नंबर 8 पे आते हैं इश्यू ऑफ चेक बुक इन सेविंग्स बैंक अकाउंट इन कैलेंडर ईयर, तो सपोज हम किसी और को सेविंग अकाउंट के थ्रू अकाउंट खोल, मतलब डिपॉजिटर जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं ना, वो अकाउंट ओपन कर लिए, तो उसके बाद
ऑप्शन से हम उन्हें विदाउट चेकबुक भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विथ चेकबुक भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सपोज विथ चेकबुक अकाउंट ओपन किए तो उसके बाद उन्हें 10 लीव मतलब यानी कि 10 आपको चेक्स मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डिपार्टमेंट के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, नो फी, ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो आफ्टर दैट 10 लीव के बाद आपको जब भी एक चेक आप लेंगे उसका मतलब चार्जेस होगा ₹2 पर लीव। मतलब अगर 10 के बाद फिर से आप 10 लिए तो 2 into 10 लीव, मतलब 10 लीव हुआ ना आपका, 10 लिए तो 10 लीव हुआ तो ₹2 into 10 मतलब 20 लीव, 20 आ जाएगा आपका 10 लीव के लिए। तो मतलब ₹2 हुआ पर लीव का हिसाब से। तो कोई भी अगर चेकबुक अगर आप लेते हैं सेविंग अकाउंट में, पहला 10 के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, उसके बाद आपको ₹2 चार्ज होगा पर लीव। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो हाँ, व्हाट इज द, मतलब सपोज क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द चार्जेस ऑफ चेकबुक इन अ सेविंग अकाउंट, तो ये आपको मतलब याद रखना होगा। मतलब पहले 10 लीव के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आफ्टर दैट यू विल बी चार्ज ₹2 पर लीव, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका नो योर कस्टमर, जो कि केवाईसी, इसका शॉर्ट फॉर्म केवाईसी है। केवाईसी का फुल फॉर्म आप बोलते हैं नो योर कस्टमर। तो पहले में हम बोलते हैं देखें, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब इसे हम क्यों बोलते हैं, मतलब हम कस्टमर को अच्छी तरह से जान ले, जैसे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कोई भी सपोज ब्लैक मनी के या कोई भी फ्रॉड ऐसे टाइप के, मतलब कोई भी दूसरे काम करके हमारे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट ना रखें, तो इनकम सोर्स जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जैसे दे सकें, तो उसी के हिसाब से हम नो योर कस्टमर का मतलब जैसे हम इसे प्रोवाइड करते हैं रखने के लिए। तो प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो उसी हिसाब से उसे ध्यान में रखते हुए हम इसे प्रिपेयर किए हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉर्म्स इन द पोस्ट ऑफिसेस, नो योर कस्टमर जो कि केवाईसी बोलते हैं, और CTD जो कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आ गया हमका रिस्क कैटेगरीज। रिस्क कैटेगरीज मतलब किसे लो कैटेगरी, किसे मीडियम रिस्क कैटेगरी, किसे हाई रिस्क कैटेगरी में लिया जाता है। सपोज कोई भी अमाउंट हमारा सेविंग खाता में 50,000 से कम हो तो उसे हम लो रिस्क कैटेगरी में लिया जाता है। सपोज आप पोस्ट ऑफिस में काम करेंगे ना, सपोज मैं जैसे बोला केवाईसी नो योर कस्टमर होता है, तो आपका मतलब एक CIF जो कि होता है, CIF क्रिएट करना होता है, उसके बाद आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो उसी टाइम आप देख सकते हैं उसमें ऑप्शन है लो रिस्क करके, मीडियम रिस्क करके और हाई रिस्क करके। तो उनके अगर बैलेंस 50,000 के बिलो है वो लो रिस्क में ऑटोमेटिक रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सपोज उसका बैलेंस 50,000 से अबव गया अप टू 10 लाख, मतलब 10,50,000 से ऊपर गया है, अप टू 10 लाख मतलब 10 लाख तक है उसका अमाउंट, तो वो मीडियम रिस्क में जाता है। अगर किसी के अकाउंट में भी 10 लाख से ज्यादा है, मतलब 10 लाख से ऊपर होगा, तो उसे हाई रिस्क कैटेगरी में हम लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट इज द रिस्क कैटेगरी ऑफ ए कस्टमर इफ ही हैज अ अकाउंट फ्रॉम ₹50,000 टू ₹10 लाख, तो उसका कौन से कैटेगरी में जाता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो आप मीडियम रिस्क में आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो लो रिस्क जो है वो बिलो 50,000 में होता है, हाई रिस्क जो है वो अबव 10 लाख में होता है। नेक्स्ट हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। मतलब अगर लो रिस्क में कैटेगरी में जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मीडियम रिस्क कैटेगरी में जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हाई रिस्क में जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मैं बोला आपको पहले, मतलब क्या, हम जब अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोलते टाइम हम फॉर्म 60 दे सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड के अलावा हम फॉर्म 60 देके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो लो रिस्क जो है ना, सपोज कोई भी एक जो आदमी जो कि पुअर, मतलब किसी और डेली लेबर जो होते हैं कि डे टू डे वर्कर जो होते हैं, वो सपोज आए अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उसके पास ID प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, किसी मतलब उनके पास पैन कार्ड, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पैन कार्ड नहीं जानते, पैन कार्ड क्या होता है भी उन्हें नहीं पता है। तो वो जब हमारे पास आते हैं अकाउंट खोलने के लिए, तो उन्हें ID प्रूफ के हिसाब से वोटर आई कार्ड हम ले लेते हैं, एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आधार कार्ड हम ले लेते हैं, तो रिसेंट पासपोर्ट जो फोटोग्राफ है वो ले लेते हैं। तो अभी जैसे पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया तो इसीलिए हम फॉर्म 60 ले लेते हैं उनसे, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं कि पैन कार्ड कराए, जैसे आपको बोला गया था अगर 6 मंथ के अंदर आप पैन कार्ड नहीं दिए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इन्हें लो कैटेगरी में हम लेते हैं। मतलब लो कैटेगरी, लो रिस्क कैटेगरी जो होता है उन्हें ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और रिसेंट
फोटोग्राफ देना होगा डॉक्यूमेंट्स में। तो जो मीडियम रिस्क में आते हैं, मतलब जैसे कि मैं बोला 50,000 टू 10 लाख जिसके अकाउंट में है, उन्हें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिसेंट फोटोग्राफ और पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड मैंडेटरी है उनके लिए, ठीक है। तो पैन कार्ड जैसे आपका रेट में लिखा है, ये इंपोर्टेंट, कई मतलब कहाँ पे भी आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है पैन कार्ड। सपोज पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, पैन, इसको याद रखना भी जरूरी है। जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, ठीक है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म आप कहीं पे भी मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखिए। पैन कार्ड का जैसे फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर हुआ। तो नेक्स्ट आते हैं हाई रिस्क के अंदर। हाई रिस्क कैटेगरी में जैसे हुआ आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिसेंट फोटोग्राफ, पैन कार्ड, सोर्स ऑफ इनकम। मतलब हाई रिस्क मतलब किनको हाई रिस्क बोलते हैं, जिनका अकाउंट 10 लाख से ऊपर होगा। तो जिनका अकाउंट में 10 लाख से ऊपर है उन्हें हम आईडी प्रूफ मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, रिसेंट फोटोग्राफ वो देते हैं, फिर पैन कार्ड देते हैं, और सोर्स ऑफ इनकम मतलब कहां से इतने पैसे वो लाएं, उसका सोर्स बताएं। मतलब सपोज 15 लाख डिपॉजिट किए, या फिर 20 लाख डिपॉजिट किए, या फिर 30 लाख डिपॉजिट किए, कोई भी अगर डिपॉजिट वो करते हैं अपने अकाउंट में, तो वो सोर्स ऑफ इनकम उन्हें बता मतलब देना होता है, कहाँ से वो पैसा इनकम आए। इधर वो अपना जायदाद बेच के हो, या फिर कोई फिक्स, या फिर किसी और से रिटायर्ड करके कोई अगर सर्विस करे तो सर्विस रिटायर्ड किया, कि PPF, GPF, किसी भी तरह से अगर कुछ इनकम उनका आया है तो वो उसका सोर्स प्रोवाइड करे। और उसके साथ पैन कार्ड, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, वो सब प्रोवाइड करते हैं हाई रिस्क जो कस्टमर कैटेगरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन KYC। जो KYC है ना, उनके क्लैरिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि माइनर हुआ, जॉइंट होल्डर्स हुआ, KYC डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड जिनका हो, या फिर डिपॉजिट एजेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो माइनर कौन होता है, माइनर क्या बोले, इफ अकाउंट और सर्टिफिकेट होल्डर इज माइनर, नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू गार्डियंस। मतलब अगर कोई भी अकाउंट होल्डर माइनर होता है तो वो टोटल नॉर्म एप्लीकेबल गार्डियन के ही दिया जाता है, ठीक है। तो सपोज जॉइंट होल्डर हुआ, इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल जॉइंट अकाउंट और सर्टिफिकेट होल्डर्स। मतलब सपोज जॉइंट होल्डर कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब एक से ज्यादा जैसे हुआ, ठीक है, एक से ज्यादा होने जॉइंट होल्डर, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा जैसे हुआ तो उन्हें इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स, नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल जॉइंट अकाउंट और सर्टिफिकेट होल्डर्स, ठीक है। वो सब जॉइंट अकाउंट मतलब जितना भी आपका जॉइंट होल्डर है वो सब उनके लिए एप्लीकेबल है। तो KYC डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड, मतलब कस्टमर हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड KYC डॉक्यूमेंट्स इन एनी परचेज नीड नॉट टू सबमिट दिस अगेन। मतलब कोई भी अगर आपका कस्टमर हो, वो सपोज KYC सबमिट कर चुके हैं, मतलब सपोज अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आईडी प्रूफ कुछ भी दे चुके हैं, अपना KYC पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका परचेज करने के टाइम कोई भी स्कीम आपको अगर वो प्रोवाइड कर चुके हैं अपना KYC डॉक्यूमेंट्स, उन्हें फिर से देने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार देते हैं, ठीक है। तो अकाउंट नंबर या फिर परचेज एप्लीकेशन नंबर through which KYC documents were given earlier to be mentioned on the account opening or purchase application form। तो जो भी अपना अकाउंट नंबर दिया है वो अकाउंट नंबर हम लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। KYC डॉक्यूमेंट जो earlier प्रोवाइड करते हैं वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर उनका अकाउंट नंबर प्रोवाइड मतलब लिख के, जो CIF ID में बोला वो CIF ID भी हम लिखते हैं, तो उन्हें दे देते हैं जो भी KYC सबमिट करते हैं। तो नोट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर शुड मैच विद earlier KYC डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो वो डॉक्यूमेंट पहले से प्रोवाइड किए हुए हैं उसके हिसाब से नाम और उनका पता पूरा मैच करना चाहिए। कस्टमर जो भी आते हैं आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो पहले से अगर उनका KYC है तो उसी हिसाब से उनका नाम और उनका पता पूरा मैच करना चाहिए जो कि पहले आपको KYC डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, डिपॉजिट इज मेड थ्रू एजेंट। सपोज कोई भी डिपॉजिट अगर हम ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू करते हैं तो सो द डिपॉजिटर और परचेजर एज वेल एज द एजेंट शुड अटेस्ट ऑल KYC डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो डिपॉजिटर के या फिर परचेजर जो होते हैं ना, तो एजेंट भी जो होते हैं, हमारा एजेंट के थ्रू जो अकाउंट ओपन करेंगे तो वो अटेस्ट करना होता है, मतलब उनके नीचे वो साइन करेंगे ऑल KYC डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो आईडी प्रूफ हुआ, एड्रेस प्रूफ हुआ, उनके नीचे सब अटेस्टेड कर, सेल्फ अटेस्टेड जो होता है, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल्फ अटेस्टेशन और अटेस्टेशन गेस्टेड ऑफिसर रिक्वायर्ड। तो अगर कोई गेस्टेड ऑफिसर है उनका अटेस्टेशन करना होता है या फिर सेल्फ अटेस्टेशन, मतलब भी हो। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उसके नीचे
खुद का सेल्फ अटेस्टेड करने से भी होगा, मतलब खुद का सिग्नेचर करने से भी होगा, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब किन किन ट्रांजैक्शन को हम किसे रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि CTR हुआ, मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो मेथड ऑफ मॉनिटरिंग इसका साइट में दिया हुआ है। सपोज ऑल कैश ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 10 लाख, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से ऊपर आता है, तो 10 लाख से ऊपर, जैसे कि बोला, मतलब जैसे कि मैं बोला आपको, 10 लाख के ऊपर कैसे क्या होता है, मतलब हाई रिस्क कैटेगरी में जाता है। तो वो ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इन सीरीज व्हिच आर लेस देन 10 लाख एट अ टाइम बट आर इंटीग्रेटेड एंड टोटल एक्सीड्स 10 लाख इन अ मंथ। मतलब सपोज आप 10 लाख से कम किए गए और एक्सीड, मतलब एक महीने में आपको 10 लाख से ज्यादा हो गया, तो उसका एक लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर करके उसका हेड ऑफ द डिवीजन को देते हैं, मतलब नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में, मतलब कोई भी सपोज हम जनवरी मंथ में ये आपको देखा कि ये मंथ में 10 लाख से ज्यादा इतना, सपोज 5 डिपोजिटर का हुआ, तो नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी 3 तारीख में, नेक्स्ट मंथ 3 तारीख को हमें ये सब सबमिट करना होगा, कहाँ वो हेड ऑफ द डिवीजन को। नेक्स्ट, हेड टू द डिवीजन और टू सर्कल बाय 5th, मतलब सपोज डिवीजन के हेड को हमको देना होगा बाय 5th, मतलब नेक्स्ट मंथ 5 तारीख के अंदर हमें डिवीजन को हेड को देना होगा। नेक्स्ट, हेड ऑफ द सर्कल टू प्रिंसिपल ऑफिसर आर डायरेक्टेड बाय 8, तो हेड ऑफ द सर्कल को देना होगा बाय 8 ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो हेड ऑफ द डिवीजन को 3 तारीख जो कि फॉलोइंग मंथ में होगा, हेड ऑफ द डिवीजन टू सर्कल को 5 तारीख, हेड ऑफ द सर्कल टू प्रिंसिपल ऑफिसर 8 तारीख, ठीक है। ये हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के डेट का। नेक्स्ट हो गया आपका सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो कि सस्पेक्टेड STR जो होता है, सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसे क्या कैसे वो लिस्ट प्रिपेयर होगा। कैश इज एक्सेप्टेड एंड फोर्ज्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट्स यूज्ड और फॉर्जरी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट्स यूज्ड और फॉर्जरी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं। तो उसे लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है उसका, जो कि हमें लगता है कि मतलब कोई भी सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हुआ, या फिर कुछ भी अकाउंट में फर्जरी हुआ है, या फिर कुछ करेंसी नोट का फर्जरी हुआ है, या फिर कुछ सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हम किसी अकाउंट में हुआ है, तो उसका एक लिस्ट हम बनाते हैं, उसको हेड ऑफ द डिवीजन को उसी ही दिन हम देते हैं, और हेड ऑफ द डिवीजन टू सर्कल बाय सेम डे ऑफ रिसीट ऑफ फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, मतलब हेड ऑफ द डिवीजन टू सर्कल देते हैं उसी दिन जब से हम रिसीव किया पोस्ट ऑफिस से। तो हेड ऑफ द सर्कल टू प्रिंसिपल ऑफिसर आर डायरेक्टेड बाय सेम डे ऑफ रिसीट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिवीजन, तो वो उसे देते हैं हेड ऑफ द सर्कल को टू प्रिंसिपल ऑफिसर जिस दिन वो रिसीव किया हेड ऑफ द डिवीजन से, ठीक है। तो ये रहा आपका कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का डिफरेंशिएट, जैसे कि हम प्रिपेयर लिस्ट करके हम फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन जैसे हम देखें कि 2 CTR हुआ कि STR हुआ, कैश ट्रांजैक्शन जैसे CTR हम बोलते हैं, सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के STR हम बोलते हैं। तो ये 2 आपका CTR हो कि STR हो, ये सब हमारा प्रिपरेशन उसी हिसाब से लिस्ट करके हम डिवीजन को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोला कि CTR का हुआ 3 तारीख को, 5 तारीख को और 8 तारीख को, और STR का हम बोला उसी दिन हम हेड ऑफ द डिवीजन को देते हैं, हेड ऑफ द डिवीजन सर्कल देते हैं जब से हम रिसीट फ्रॉम PO हुआ उसी सेम दिन में, फिर हेड ऑफ द सर्कल टू प्रिंसिपल ऑफिसर उसी दिन देते हैं जब से हेड ऑफ द डिवीजन से मतलब रिसीव हुआ, ठीक है। तो इतना ही आपका मतलब जो आइडिया था आपका KYC डॉक्यूमेंट्स में, KYC जो है रिस्क कैटेगरी जैसे हाई, लो, मीडियम में, और जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस में जैसे बोला, तो GSPR जो हुआ, तो आइडिया लेते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस में आएगा क्या क्वेश्चन इसमें वैलिड, मतलब कितना पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें, तो आपको बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका सेविंग क्लासेस में स्टार्ट करूंगा सेविंग्स अकाउंट और वैरायटी ऑफ अकाउंट जो होता है, जैसे मैं बोला सेविंग अकाउंट हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट हुआ, PPF हुआ, सीनियर जन सेविंग स्कीम हुआ, तो वैरायटी TDU जैसे टर्म डिपॉजिट हुआ, तो वैरायटी ऑफ अकाउंट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। तो इतना करके आपसे हम विदा लेते हैं, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद कॉमरेड, वेरी गुड।